बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। क्या आप जानते हैं कि कोरोना से अभी पिंड छूटा भी नहीं है कि इन दिनों देश को एक साथ कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। यदि राजधानी दिल्ली की है हम बात कर लें तो पिछले 2 सालों की तुलना में अब तक डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। निपा, डेंगू और रहस्यमय बुखार, इन सभी का अटैक हो रहा है और सभी के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं। पिछले सप्ताह यूपी के कई जिलों में डेंगू के साथ साथ बता दें आपको रहस्यमय बुखार के जो मामले हैं काफी हमने देखे हैं। 100 से ज्यादा जानें भी गई हैं। गले में खराश, तेज बुखार और जुकाम, ऐसे में शरीर में होने वाले बदलाव को देखकर लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरत है एहतियात बरतने की। निपा, डेंगू और मलेरिया के साथ साथ रहस्यमय बुखार से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, यदि आप भी किसी संक्रमण से पीड़ित हैं, किसी तरह की कोई समस्या आपको हो रही है, समाधान जानना चाहते हैं या फिर इस मौसम में आप कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। बता दें हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप फोन करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। विषय क्या है आज के कार्यक्रम का, आइए आपको जानकारी दें। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है वायरस का ट्रिपल अटैक, मलेरिया, डेंगू और रहस्यमय बुखार, सावधानी और बचाव। जी हां, वायरस का ट्रिपल अटैक, मलेरिया, डेंगू और रहस्यमय बुखार, सावधानी और बचाव आज के हमारे इस अंक का विषय है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए बता दें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। आप हैं डॉक्टर आशुतोष विश्वास, आप दिल्ली एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं और संक्रमण रोग के विशेषज्ञ भी हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर मधुर यादव, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर आज हम सभी को जानकारी देने वाले हैं रहस्यमय बुखार के बारे में। किस तरह से होता है, क्या लक्षण है, क्या बचाव हम कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो आइए आज के हमारे इस अंक की हम शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट पर। बुखार यानी शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना। आमतौर पर इस मौसम में बुखार होने की संभावना बढ़ ही जाती है। अगर शरीर का तापमान सुबह के समय 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और शाम के वक्त 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए तो समझिए आप बुखार के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है और जब शरीर उसे सह नहीं पाता तब बुखार हो जाता है। वैसे तो वायरल बुखार आम बुखार की तरह ही होते हैं, जिसमें बदन और गले में दर्द के साथ तेज बुखार हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि बुखार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड भी हैं। और इन सभी के लक्षण भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहरहाल आजकल एक मच्छर है जो दिन में काटता है, वो डेंगू भी फैलाता है और चिकनगुनिया भी। एडिस प्रजाति का यह मच्छर
पहले संक्रमित व्यक्ति को काटता है कुछ इस तरह। और फिर इसके बाद यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तब इसके जहरीले सूंड से निकलने वाली तीव्र वायरस आपके खून को संक्रमित कर देती है। देखिए कुछ इस प्रकार। जी हाँ, चिकनगुनिया वायरस से ही होने वाला एक रोग है जिसका संक्रमण डेंगू की तरह एडिस मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। यह भी जानना जरूरी है कि वायरल का दर्द मसल्स में होता है, जबकि चिकनगुनिया का दर्द घुटने, एड़ी, पंजों, कुहनी और हथेलियों में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि चिकनगुनिया का वायरस शरीर में पहुंचने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। इस बुखार से शरीर में ठंड लगती है और साथ ही कपकपी भी छूटती है। इसके साथ ही जोड़ों में दर्द और सूजन भी होने लगती है। कई बार इस बीमारी के चलते जोड़ों में इतना दर्द होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना मुहाल हो जाता है और कई बार तो रोगी को इस बीमारी के प्रभाव से उबरने में महीनों लग जाते हैं। इसका वायरस शरीर में इतनी कमजोरी ला देता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत नहीं रहती और मरीज आसानी से अन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। बता दें, चिकनगुनिया के वायरल के लक्षण बच्चों में वयस्कों के मुकाबले कुछ अलग होते हैं। हालांकि बड़ों की तरह उन्हें जोड़ों में दर्द की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चिकनगुनिया से बच्चे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, लेकिन नवजात बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहरहाल, खेतों में पानी के भरे होने से मलेरिया और डेंगू हाई रिस्क हो सकता है। याद रखें, मलेरिया और डेंगू बचाव से ही संभव है। घर के आसपास पानी एकत्र न होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी के बर्तनों को ढक कर रखें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें और यदि बुखार हो ही जाए तो कौन सा बुखार है ये जानने के लिए जांच कराएं। लक्षण और खतरे के संकेत को पहचानें। शरीर के सुरक्षात्मक प्रतिनिधि को काबू में रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये थी जागरूकता से भरपूर एक खास रिपोर्ट, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है बचाव। इसके लिए जरूरी है जागरूकता की, और यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है, आपको जागरूक करना तमाम बीमारियों के प्रति। तो फिर आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष का यहाँ मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर आशुतोष, मुश्किल का समय चल रहा है हम कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना, फिर डेंगू, निपाह वायरस और अब एक रहस्यमय बुखार के बारे में भी हम सुन रहे हैं, इसके केसेस सामने आ रहे हैं। तो हमारा देश इन सभी से लड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब कोरोना के कहर में अभी इस तरह का जो अलग अलग और जैसे कि एक बीमारी है या बुखार, कुछ यूपी कुछ शहरों में देखा गया है, ये एक रहस्यमय बीमारी जो हम बोलते हैं, जिसमें बच्चों में ज़्यादा वो मौतें हो रही है। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा, और अब जब इस टाइप का जो रहस्यमय बीमारी जो बुखार हम बोलते हैं, इसमें एक सोचने वाली बात है क्या है कि डॉक्टर इसको डायग्नोसिस कर नहीं पाए कि रियली ये रहस्यमय बीमारी है। तो इसमें छानबीन चल रही है, बट इसमें जो देखा गया है कि अलग अलग तरह तरह के बीमारी इसमें पाया गया है। जैसे जो बच्चों में देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो बच्चे इसमें मृत्यु हुई है, उसमें देखा गया है कि इसमें डेंगू भी है, चिकनगुनिया है, और मलेरिया है, स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पाइरा है, रिकेट्सियल जो डिजीज है, इसमें ये सारे चीजें पाए गए। और ये अभी एक सीजनल वो है, बीमारी है, और ये मोस्टली रेनी सीजन में
जो बरसात के सीजन में पाया जाता है। बरसात का जो मौसम अभी चल रहा है, ऐसे में ये समस्याएं काफी उभर कर आती हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि केसेस काफी बढ़ रहे हैं। समस्या है, लेकिन उससे बचाव बहुत जरूरी है। तो ऐसे में डॉक्टर यादव, आपकी भी यहाँ पर राय हम लेना चाहेंगे। इस मौसम की अगर हम बात करते हैं तो कई तरह के, जैसे यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष ने जिक्र किया कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अदिति जी, यदि आप इस सब प्रकरण को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये सब बीमारी वहाँ ज़्यादा हुई हैं जहाँ पर बाढ़ के बाद की प्लेस हो, या जहाँ पानी भर गया हो, जहाँ जल भराव की ज़्यादा समस्या है, स्थिति होती है। तो जहाँ भी जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पर मच्छरों का पनपना लगातार जारी रहता है और उनसे ही बीमारी होती है। और रही बात ये जो रहस्यमय बीमारी है, जिसको हम लोग रिकेट्सिया भी कहते हैं, ये इन दिनों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, शिमला हो गया, उधर पौड़ी हो गया, यहाँ पर बहुत कॉमन होती है। और इसकी जो फ्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ती, तो जो शर्फ होती है, झाड़ी होती है, उन्हीं में रहती है और वहाँ काटती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मूवमेंट शहर की तरफ बढ़ गया, जो पलायन यहाँ पर हो रहा है, उसके साथ हम कह सकते हैं बीमारियां भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बीमारियां भी आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए ये बीमारी यहाँ हुई और लोगों को लगा कि ये रहस्यमय, कुछ रहस्यमय बीमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे प्रोफेसर विश्वास ने कहा कि अकेली एक बीमारी नहीं है, बहुत सी बीमारी हैं। एकदम बुखार से आया तो डॉक्टर की तो एकदम कह पाना मुश्किल है कि आज एक दिन का बुखार क्या है, लेकिन यदि हम लोग जांच कराते हैं तो हम लोग की जांच सफल होती है और मालूम चलता है। तो बिल्कुल सही समय पर जांच करवा लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं। एक कोई निश्चित कारण यहाँ से हम नहीं कह सकते कि इस वजह से हो रहा है। जांच बहुत जरूरी हो जाती है, बिल्कुल इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे साथ राकेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर आशुतोष, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है और मलेरिया में क्या होता है, मोस्टली बुखार, जैसे तेजी से बुखार होना, और ये जो लक्षण है बुखार का, लगभग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड और जो स्क्रैब टाइफस, इस टाइप का मिलता जुलता है। बट इसमें थोड़ा सा अलग है कि ठंड लग के बुखार होना, जैसे और कोई, जैसे डेंगू बुखार में लेप्टोस्पायरा, इसमें थोड़ा सा इस टाइप का नहीं है। बट कपकपाहट जो है वो एक वेरी जो है इम्पोर्टेंट लक्षण है मलेरिया का। और ये कंटिन्यूअस बुखार नहीं होता है, जैसे दिन में एक बार होना, 2 दिन में एक बार होना, इस टाइप का। ऑटोमेटिक अगर दवाई नहीं भी लेते हैं हम तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बुखार। अगर आप कोई पैरासीटामोल, अगर कोई एंटीपायरेटिक लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें जरूर ये बुखार कम होगा। तो हम इसको इरेगुलर और इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। ये एक लक्षण भी हम ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और इसमें साथ साथ आप धीरे धीरे, जैसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, ये अगर आप लेट होते हैं, जैसे 3-4 दिन के बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। सो दर्द होना बॉडी में, धीरे धीरे ब्रेन में अफेक्ट होना, लिवर, किडनी में, तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो मोस्टली जो बुखार, बॉडी में दर्द, वीकनेस, ऑल्टर सेंसोरियम, थोड़ा सा जब धीरे धीरे सीवियरिटी बढ़ती है तब और भी ये तो बात हो गई मलेरिया की कि मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं। लेकिन इस समय जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह के बुखार होते हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है, मतलब कौन सी समस्या हुई है। तो डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो पहचान कर सकते हैं, क्या उन्हें कदम उठाना चाहिए यहाँ पर? देखिए अदिति जी, शुरू के 2-3 दिन में तो कहना बहुत मुश्किल होता क्या हुआ है। उसमें तो ये है कि कोई भी बुखार अगर होता है तो सबसे पहले तो लोग उसको वायरल मान के चलते हैं। हालांकि देखिए ऐसा नहीं होता है। यदि आपको खांसी जुकाम के साथ हुआ है, फीवर आ रहा है, विद चिल्स एंड रैगर, आपकी नाक बह रही है, आंखों से पानी जा रहा है, तो ये तो वायरल के लक्षण हो गए। लेकिन यदि आपके साथ बहुत तेज बुखार है और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा माइल्जिया हो रहा है, मसल पेन बहुत ज्यादा है, तो ये एक फैक्टर है जो कि डेंगू की तरफ कहता है। लेकिन पक्का श्योर नहीं होते 2-3 दिन में। और यदि आप जांच कराते हैं, आपके प्लेटलेट कम आते हैं, तो एक आशा बनती कि शायद ये डेंगू है। और यदि बुखार लंबा चलता है आपका
और उससे धीरे धीरे बढ़ता है तो लगता है कि ये हो सकता है टाइफाइड हो, और आपको हिस्ट्री मिलती है कि आप उस जगह गए थे जहाँ की टाइफाइड था या गंदे पानी के बाहर खाने की हिस्ट्री होती है, तो जानता है कि ये टाइफाइड है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं, क्योंकि लक्षण अलग अलग यहाँ पर होते हैं, तो हमें पहचान करनी जरूरी है। पहले दिन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। रांची से मंजुलता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, कमर में दाहिना साइड कल बाइक से आए गए ना 25 किलोमीटर, तो दर्द हो गया है, तो ओमनी जेल और मूव वगैरह लगा रही हूँ 2-3 बार, लेकिन फायदा नहीं कर रहा है। वही पूछ रही थी मैं क्या करूँ। जी, कमर में काफी दर्द है, यहाँ पर दवाओं का इस्तेमाल भी किया गया है, कुछ जेल वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी समस्या बरकरार बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, ऐसा है कि आपको ये कमर दर्द है, तो कमर दर्द के लिए आप एक अच्छे अस्सी रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उनसे सलाह लें कि ये कमर दर्द किस तरीके का है, क्योंकि इस तरीके से तो बता पाना मुश्किल है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल ज्यादा करती तो लेकिन फिर भी एक बार आप उनको दिखाएं, जांच करवा लेनी है, जांच करवा लेनी। ऐसा ना हो कि आपको डिस्क प्रोलैप्स हो गई हो ट्रैवल के दौरान या कुछ हुआ हो, तो एक बार दिखा लें आप। जी, तो समय बिल्कुल ना गवाएं, एक बार आप डॉक्टर का यहाँ पर रुख जरूर कर लें। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस समय बहुत सारे बुखार हो जाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते हैं। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है। हम बिल्कुल यहाँ पर अगर पहचान कर लेंगे, उनके लक्षण पहचान लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस दिशा में हमें आगे इलाज बढ़ाना है, और इसके लिए हमें बिल्कुल भी समय यहाँ पर नहीं गंवाना होता है। शुरुआत में ही हमें जागरूक हो जाना है। बिल्कुल, एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेल आ गया है मेरे पास। हमारे कई दर्शक जो हैं मेल भी करते हैं, मैं मेल कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। ये भेजा है हमें कानपुर से प्रेम कुमार जी ने, और ये लिखते हैं कि मेरे 8 साल के बेटे को काफी दिनों से बुखार आ रहा है। जिला अस्पताल में मैंने जांच भी कराकर देख लिया है, दवाई ले चुका हूं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर आशुतोष, क्या कहना चाहेंगे? बुखार जा नहीं रहा है, क्या हम इसे वही रहस्यमय बुखार मान सकते हैं क्या? देखिए, अब बुखार होने से पहले हमें 2 चीज में ध्यान देना चाहिए। एक तो आप कहाँ पर है। ये जो एक्यूट फेब्राइल इलनेस हम जो बोलते हैं, ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस में 7 दिन से कम बुखार, तो ये आप किस जगह पे है। एक जगह के विशेष जो रूप है जहाँ पे ये एक आउटब्रेक, एपिडेमिक और आपका महामारी का रूप लेते हैं, तो उसमें जियोग्राफिकल जो एरिया वो इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात ये कि आप ये किस टाइम में आपको ये बुखार हो रहा है। रेनी सीजन में है और अदर देन रेनी सीजन, तो आपका अब रेनी सीजन चल रहा है और आपका कहाँ पे है, जो जियोग्राफी कानपुर है, तो इस टाइप का जो एक जगह पे जैसे महामारी का रूप है, जो बीमारी है, तो हमें, और बच्चा जो है अगर 7 डेज से ज़्यादा है, बीमार ठीक नहीं हो रही है बीमारी, तो मेरे ख्याल से ये डेंगू और चिकनगुनिया, एक तो हो सकता है मलेरिया, क्योंकि ये 7 दिन से भी ज्यादा बीमारी होती है, और देन स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरा, ये जो सारे बीमारी 2-3 बीमारी मैंने जो बताया, ये मोर देन 7 डेज भी ये हो सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे की वो जो है, जैसे बोल रहे हैं कि मैंने दवाई ली है लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा है जी। तो डायग्नोसिस ठीक से शायद नहीं हो पाया, तो डायग्नोसिस ठीक से कराइए और हॉस्पिटल एक बार। और हम यहाँ पर डॉक्टर यादव की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर यादव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो प्रोफेसर विश्वास ने कहा बिल्कुल सही है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। क्या हिस्ट्री में किसी को आसपास टीबी की शिकायत तो नहीं है? क्योंकि यदि ये लंबा बुखार है तो बच्चे को टीबी तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप एक अच्छे चिकित्सक को दिखाइए और फिर उनसे सलाह लीजिए। तो ये बुखार होने का कारण एक ये भी हो सकता है, बहुत से कारण है, लेकिन आप अच्छे से जांच यहाँ पर जरूर करवा लीजिए। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, संचारी रोग से बचने के लिए हमें, मच्छरों से बचने के लिए हमें पूरी बांह के कपड़े पहनते हैं जी, मच्छरदानी में सोते हैं। जो अंग मेरा खुला रहता है, क्योंकि हम लोग पेशे से किसान हैं, खेत में जाते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा ऑयल वगैरह या तेल वगैरह ऐसा लगाना चाहिए जिससे मच्छर से बच सके? कहते हैं ना
कि पानी, नाली, कूड़ा, कचर कौन सी बीमारी को जन्म देता है ये मच्छर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है कि थोड़े से अंग तो यहाँ पर हाथ पैर तो खुले ही रहते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या इस्तेमाल कुछ कर सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं जिससे मच्छरों के काटने से बचा जा सके? डॉक्टर विश्वास कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो मार्केट में आपको देखिए ऑयल रिपेलेंट जो मस्किटो रिपेलेंट वो मिलते हैं, तो वो अगर यूज करे, वो तरह तरह के वो ब्रांड के हैं, तो मस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं, तो वो यूज करने से वो मच्छर को भगा देगा। तो इस टाइप का क्रीम यूज करना चाहिए। और ऑयल भी है, बहुत सारे ऑयल है। जी बिल्कुल, तो बाजार में यहाँ पर उपलब्ध हैं बहुत सारे मस्किटो रेपेलेंट मिलते हैं, तेल भी आते हैं, इसकी कुछ ऑइंटमेंट भी आते हैं, आप बाजार से खरीद सकते हैं, आप लगाइए उन्हें, मच्छरों को काटने से आप यहाँ पर बच सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपके हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस मौसम में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, हमें उनकी पहचान करना जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, भ्रम में आ जाते हैं डेंगू और वायरल फीवर के लिए। तो डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को इस संदर्भ में? आप देखिए अदिति जी, डेंगू और वायरल फीवर एक ही है। वायरल फीवर का एक प्रकार डेंगू है जी। तो जब भी कभी, मैंने आपसे बताया, जब भी कभी वायरल फीवर होता है तो अमूमन जो फ्लू लाइक सिंड्रोम होते हैं जी जी, कि नाक बहना, खांसी होना, गले में खराश होना, हल्का सा बुखार होना या बदन टूटना। लेकिन जो डेंगू होता है वो स्पेसिफिक मच्छर के काटने से होता है, एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन में काटता है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए जब भी बाहर निकलें अपने आप को ढक के निकले, बच्चों को बाहर भेजें, उनको ढक ढका के, जैसे कि सर ने बताया कि आप उनको कोई ना कोई रेपेलेंट लगा के भेजें कि अगर खेलने भेजें। और दूसरी बात ये है कि जब बुखार होता है, बुखार बहुत तेज होता है और साथ साथ ही बिल्कुल पूरे शरीर में दर्द होता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद डेंगू हो। जांच कराएं, जांच कराने पर डेंगू उसमें अगर पुष्टि होती है तो इलाज भी सही समय पर हो जाएगा। कर सकते बिल्कुल, तो इस तरह से आप यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। बस लगातार यही बात निकल कर आ रही है कि जागरूक हमें होने की जरूरत है, सही समय पर इलाज करवाने की जरूरत है। और किस तरह से इस मौसम में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं वायरस के ट्रिपल अटैक के बारे में। जी हाँ, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, रहस्यमय बुखार, इन तमाम संक्रमणों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। बता दें इस वक्त भी महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित कदम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैडम फिलहाल व्हाइट प्लेट बहुत कम हो रहे हैं लड़कों को, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में क्या हो रहा है? व्हाइट जो अभी वायरल इन्फेक्शन चालू है ना, जो छोटे बच्चों को व्हाइट प्लेट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं जी। व्हाइट प्लेट कम ज्यादा हो रहे हैं, बोल तो कम ज्यादा कभी वायरल इन्फेक्शन में छोटे बच्चों को व्हाइट प्लेट जो है ना वो कम हो रहे हैं, उसमें खान पान का विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए? व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बच्चों में कम हो रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पहले तो ये देखना होगा कि क्यों कम हो रहे हैं। व्हाइट सेल्स, देयर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, देयर आर मेनी ब्लड सेल्स है। तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल ऐसे तो नॉर्मली कम नहीं होते हैं जब तक बोन मैरो में हो सकता है कि कुछ डिफेक्ट हो। क्यों व्हाइट सेल बनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें वो देखना होगा।
और आपको अगर आप उसके साथ साथ देखना होगा कि इनका WBC हीमोग्लोबिन कितना है, और भी आधार जैसे प्लेटलेट काउंट और भी सेल लाइन जो है वो देखना जरूरी है। नॉट ओनली एक कि वाइट ब्लड सेल बट और भी सेल लाइन वो देख के पता चलना चाहिए कि क्या बीमारी है। दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है, लगता है कि चलो मार्जिनल लो है, तो ठीक है, जनरल डाइट और इम्यूनिटी की वजह से जो ये व्हाइट ब्लड सेल कम होता है ये तो देखना होगा। देयर आर वेरियस डिजीजेज है इसमें, इम्यून मेडिएटेड डिजीज और बहुत सारे सीरियस बीमारी भी होते हैं इसमें, तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए पहले तो। और दूसरी बात ये खान पान जब बैलेंस डाइट रखे, और वो बच्चों में कितना उम्र भी क्या है वो भी हमें उसके साथ साथ जो डाइट चार्ट है एज भी जरूरत होती है, और वेट इसके साथ भी कैलकुलेशन करके कैलोरी कैलकुलेट होता है। अगर बच्चों को जो है फ्रूट्स का प्रोपोर्शन रखना चाहिए, बैलेंस डाइट रखे, मिल्क भी रखे और प्रोटीन भी बैलेंस रखे, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। जी, तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट यहाँ पर देने की ज़रूरत है, जिसमें हमें सब्जियों को, फलों को और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना बहुत ज़रूरी है। केवल हम यहाँ पर जंक फूड से ही थोड़ी सी दूरी बनाने की सलाह देते हैं हमारे सभी दर्शकों को। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में हमने एक बुखार के बहुत सारे केसेस देखे हैं, जिसके चलते बहुत सारी जानें भी गई हैं बच्चों की। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे आप डॉक्टर यादव आपने बताया कि पहले ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता था, अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसका संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप सब? देखिए ये जो बीमारी है जो जिसको हम लोग स्क्रब टाइफस के नाम से बोल रहे हैं जी, जो कहते हैं, ये एक फ्लाई होती है, सुसुमिशी फ्लाई होती है जिसके काटने से होता है, और ये जब काटती है तो वहां पर काला काला निशान पड़ जाता है और वहीं से कीटाणु अंदर जाते हैं और शरीर में फैलते हैं जी। ये ज्यादातर उस जगह काटती है जो जगह एक्सपोज होती है जी। तो सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि आप पूरे कपड़े पहन के रहें और कोशिश करें कि आपके पार्ट जितने कम दिखाई दें उतना अच्छा है जी। दूसरा ये है कि ये जो फ्लाई होती है इसके भी प्रिवेंशन वैसे ही होता है जैसे किसी और का होता है। आप घर को स्वच्छ रखें और कोशिश करें पानी घर के आसपास ना रहे, झाड़ी वाड़ी ना हो, बस ये इसका प्रिवेंशन है जी। तो बचाव ही पहला हमारा कदम होना चाहिए। किस तरह से आपको बचाव करना हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, रविंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम रविंद्र है जी। जी अपना सवाल पूछिए। आप अपने टीवी पर ध्यान दीजिए। जी मैं रविंद्र जी यूपी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी माता जी के पैर में दर्द रहता है और वो काफी लंबे समय से है। क्या उम्र है उनकी? जी मेरी माता जी के पैर में दर्द रहता है और वो काफी लंबे समय से है। उम्र क्या है उनकी? जी कितने साल की हैं वो? वो पैर में घुटने में दर्द रहता है, घुटने में समस्या रहती है। माता जी हैं, तो आप क्या इनको कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ देखिए, अब पैर में मतलब जोड़ों में है, घुटने में जैसे कह रहे हैं, तो ये तो माता जी का उम्र लगभग 40-50 से ऊपर 60 हो गए। तो ये एक तो है कि हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिजीज एक हो सकता है, और नहीं तो फिर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज के वजह से है। तो इसमें थोड़ा सा और जानकारी जरूरी है डायग्नोसिस के लिए कि, और इसमें एक्सरे भी चाहिए हमें, और इसमें सूजन है कि नहीं जॉइंट के अराउंड, ये भी देखने होती है। तो फिर इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए, तभी हम इलाज कर पाएंगे, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे ओल्ड एज तो यहाँ पर संभावना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऐसे में आप जो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, उनको एक बार दिखा लीजिए। आप जांच करवा लेंगे, उसके बाद आपको निश्चित तौर पर इलाज यहाँ पर जरूर मिल पाएगा। बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि डॉक्टर यादव बता रहे थे स्क्रब टाइफस के बारे में कि इससे बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें डॉक्टर यादव, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी अन्य संक्रमणों की तरह ही होते हैं या फिर कुछ अलग इसकी पहचान होती है? नहीं, देखिए इसमें एक तो बुखार आता है और दूसरा क्या करता है कि इसके जो
रिकेट्सिया होते हैं वो जाकर और लिवर के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वो करने के बाद आदमी को पीलिया हो सकता है, आदमी की भूख कम हो सकती है और साथ साथ उसको बुखार तो आता ही आता है। तो ये सब चीज़ें जब और लक्षण होता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये स्क्रब टाइफस हो, लेकिन ये बहुत मिलती जुलती बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस है जो कि बाढ़ के समय में ये भी आती है। तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें यह यदि आप अच्छे काय चिकित्सक को दिखाएंगे तो उसको उनको जरूर फायदा होगा और वो उसको पहचान करेंगे टेस्टों के द्वारा। तो ये तमाम लक्षण हैं, आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है यहाँ पर डॉक्टर का रुख करने में। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस वक्त प्रेम नारायण जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, इनका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, आप दोबारा से कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे, उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर विश्वास, जैसे डॉक्टर यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर पहचान करनी बहुत जरूरी है, जांच सही समय पर करवानी बहुत जरूरी है, लेकिन हमने देखा है कि बच्चों में ये संक्रमण हम ज्यादा देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? बच्चों में ये ज्यादा खतरा क्यों बना हुआ है? देखिए, ये जो बीमारी हम जो बात कर रहे हैं, जो ये एक जेनेटिक डिजीज जो एनिमल जानवर से मनुष्य में आता है, और एक वेक्टर बॉर्न डिजीज जो वेक्टर बॉर्न जो जैसे टिक्स, फ्लाई, फ्ली, बैक्टीरिया, मच्छर, ये जो इस माध्यम से जानवर से इंसानों में प्रवेश करते हैं। तो एक बार अगर मनुष्य परिसंचारण में आ जाता है तो ये वायरस तो फिर वो बढ़ता ही जाता है मनुष्य में, और संचारण एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमित जो है वो होता जाता है। तो ये एक महामारी का रूप ले लेता है धीरे धीरे। तो ये देखना होगा हमें, जो स्क्रब टाइफस और जो लेप्टोस्पायरा जैसे हम अगर बात करें, जो ये भी एक आई थिंक ये रहस्यमय बीमारी के उसमें भी आता है, क्योंकि ये स्क्रब टाइफस भी इसमें पाया गया है। तो अभी हमें शायद हो सकता है कि इनिशियली इसको ढंग से सही तरीके से सटीक डायग्नोसिस नहीं कर पाए, तो इसलिए हम रहस्यमय बीमारी इसको बोल रहे हैं। तो ये जो एक बार जो अगर ये जो अगर लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में बात करें तो एक जैसे माउस हो गया, रैट, कैट्स, डॉग, इसमें पाया जाता है। और इसके जैसे माउस के यूरिन से वो बैक्टीरिया एक्सक्रेट होता है, और फिर इसमें जो सॉइल जो है, मिट्टी रेनी सीजन में गीला जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी में बारिश के समय में वहाँ पर ये बहुत दिनों तक जीवित रहता है बैक्टीरिया। अगर हम किसी भी टाइम अगर संपर्क होते हैं उस बैक्टीरिया के साथ और मिट्टी का, जैसे किसान भाई काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, धान खेती और गन्ना का खेत में बहुत सारे मिट्टी के साथ काम करते हैं, और जैसे आप ड्रेनेज अगर हम ठीक से ग्लव्स ना पहन के अगर पानी भरा होता है, वो बैक्टीरिया होते तो हैं, अगर उसमें हाथ और पैर हम अगर उसमें कंटामिनेशन पानी के साथ होता है, संपर्क में आते हैं, तो अगर कहीं से हम स्किन में अगर कोई काट हो, कुछ भी इरोजन हो, तो वो बैक्टीरिया वो उसके अंदर से शरीर में प्रवेश करता है। तो ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो बच्चों में क्यों होता है, बच्चों में किस तरह से हो रहा है, आपसे जानेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे इस सवाल का जवाब लेने के लिए। उत्तर प्रदेश से इस वक्त मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा दिक्कत ये है कि हमारी वाइफ दवा खा रहे हैं जी, किस तो चीज? उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं? आपकी जो पत्नी है वो दवाई किस चीज की खा रही हैं? बच्चे की जी। तो ऐसे में वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? वैक्सीन तो अब कह दिया गया है कि महिलाएं भी लगवा सकती हैं, जो अगर गर्भावस्था में भी हैं तो वो भी लगवा सकती हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोरोना पहले लाइफ सेविंग हो, कोरोना से बचे, फिर भी बच्चे के बारे में सोचेंगे तो बोले वैक्सीन प्रायोरिटी है, वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। वैक्सीन यहाँ पर बहुत जरूरी है लगवानी, क्योंकि हम लगातार कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही बेहतर है इलाज से। इलाज की नौबत ही क्यों आने देनी है, आप बचाव कर लीजिए पहले ही, और वैक्सीन इसका बहुत ही अच्छा माध्यम है कोरोना से बचने के लिए। डॉक्टर विश्वास, आप जानकारी दे रहे थे कि बच्चों में क्यों हो रही है? हाँ, देखिए, तो क्या है कि ये जो अगर सॉइल में है, मिट्टी में ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो कीटाणु जीवाणु मिलते हैं,
तो बच्चों क्या करते हैं कि बिना प्रोटेक्शन में खेलते हैं, धूल मिट्टी के साथ ज़्यादा ये कंटामिनेशन होते हैं पानी में, तो इसीलिए वो बच्चों में ये खतरा ज़्यादा है और संभावना होते हैं बच्चों में ज़्यादा ये बीमारी हो, इसीलिए उसमें इसलिए हम ज़्यादा केसेस बच्चों में यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दिया गया है कि क्यों ये समस्या होती है, अब आपको बचाव इससे करना है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से प्रेम नारायण जी फिर से जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो, हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? कमर में अकड़न होता है मैडम जी। कहाँ जलन होता है? कमर में अकड़न होता है सोने के बाद। कमर में अकड़न हो जाता है, तो ये कितने समय से हो रहा है आपको? ये 3-4 साल से हो रहा है। 3-4 साल से आपको ये समस्या हो रही है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर यादव, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? जी जी। ये जो अकड़न हो रही है, आपको चोट वगैरह तो नहीं लगी थी? नहीं, चोट नहीं लगा सर, कहीं दबा है ऐसा बताए थे, MRI कराए थे तो MRI कराया था तो बताया गया कि कुछ दबा है। सोता हूँ ना तो 3-4 घंटा सोने के बाद अकड़ टाइप से लगता है। इसके लिए फिर आपको एक ना अच्छे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ उससे दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपको एक बार उन्हें दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ को आप एक बार यहाँ पर दिखा लीजिए। जो आपने MRI कराया है वो भी आप ले जाइएगा, जरूर आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। और इस वक्त एक मेल भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है डॉक्टर साहब, मैं उसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। दिल्ली के विकासपुरी से ये मेल मेरे पास आई है और ये मान सिंह जी ने भेजी है। मान सिंह यादव इनका नाम है। लिखते हैं कि 1 सप्ताह से मुझे खांसी जुकाम है, 8 दिन पहले सर्दी की शिकायत हुई थी, इसके बाद से मेरे कान में भारीपन हो गया है, अब सुनाई देने में भी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनको हो सकता है जो इनकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो इनको कान का इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। वैसे ये भी हो सकता है कि इनकी एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, तो ये एक ENT सर्जन को दिखाएं, वो इनकी समस्या का निदान करेगा। जी, तो एक जो ENT स्पेशलिस्ट हैं मान सिंह जी, आप उनके पास चले जाइए। जो नाक गले कान के डॉक्टर होते हैं उनके पास आप जाइए, एक बार जांच करवा लीजिए। यही सलाह हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही है। उसके बाद ही आपको जो समस्या का उचित समाधान है वो वहां से जल्द मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि जैसे स्क्रब टाइफस के यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे ही केसेस हमने डेंगू के भी देखे हैं। पिछले 2 सालों के मुकाबले अगर हम बात करें, इस साल ही दिल्ली में लगभग अभी तक 100 से ज्यादा केसेस आ गए हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर विश्वास क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आदित्य जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कोरोना के बाद शायद ये 2-3 साल के बाद ही ऐसे आंकड़े जो डेंगू के बढ़ने लगे हैं। और कोरोना के बाद इस समय हम जब ये कोरोना के कहर में अब बीच में है, तो इस टाइम डेंगू की केस भी बढ़ना बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और हॉस्पिटल में जैसे हमें एक्सपीरियंस है कि बेड भी मिलते नहीं है, और फिर इस टाइम में अगर केस बढ़ने लगे तो ये एक मच्छर जनित बीमारी है। माफ कीजिएगा डॉक्टर विश्वास, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं, फिर हम अपनी जो चर्चा है डेंगू पर आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र जी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम जी, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। जी, भूपेंद्र चौधरी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे लेफ्ट पैर में जो है, जो हिल है उसमें पेन रहता है और ये लगभग 2 महीने से रह रहा है। और जी 2 महीने से रह रहा है। मैंने होम्योपैथिक की भी दवा खाई है, वैसी भी दवा ली है, मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। जब मैं रात को सो कर उठता हूँ तो पेन मेरे ज्यादा रहता है और मैं चलने लग जाता हूँ तो फिर हल्का महसूस होता है दिन में। जी डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है भूपेंद्र जी, आपको नमस्कार आपकी हिस्ट्री से आपको प्लांटर फेशियाटिस लगती है, ठीक है। आप जाके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो क्या समस्या है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब जल्द से जल्द आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, उनको ये समस्या बताइए और इलाज आपको बिल्कुल मिल जाएगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ का आप यहाँ पर रुक जल्द से जल्द कर लीजिए। बिल्कुल, अब हम भी रुक कर रहे थे डॉक्टर विश्वास का। डॉक्टर विश्वास, डेंगू के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए तो ये डेंगू अभी मच्छर जनित बीमारी है और रेनी सीजन में मोस्टली ये ह्यूमन हम खुद ही
इसको हम पालते हैं, क्योंकि हमें जो मोस्टली क्या होता है कि घर के आसपास ये पनपते हैं मच्छर, और आसपास इसलिए पनपते कि हम ये हैबिचुअल डिजीज है। एक हम क्या कि जैसे चाय के कप हम चाय पीने के बाद हम फेंक देते हैं, छोड़ दिया, और फिर आपने कोकोनट ये वो खा के ऐसे ही हम ग्लास फेंक देते कोकोनट पे रोड साइड में, तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये मच्छर जो है साफ पानी पे पनपते हैं। ये एक वो खास ये है, ये गंदगी ये पसंद नहीं है मच्छर के, एडिस मस्कीटो। मच्छर को भी यहाँ पर गंदगी पसंद नहीं है, साफ सफाई में ही ये पनपता है, तो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें सावधानी बरतनी है। जी बिल्कुल बताएं। तो घर के अंदर और घर के आसपास ही ये मच्छर मिलते हैं, तो आप इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर के अंदर और घर के बाहर आपको कोई भी कंटेनर है जो पानी इकट्ठा हो रहा है, तो 7 दिन से पहले उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि मच्छर का साइकिल 7 दिन में होता है। तो अगर आप पानी चेंज कर दें, अगर पानी फेंक दे, तो मच्छर पनप नहीं पाएंगे, तो आप डेंगू से पूरा मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मच्छर जनित बीमारी है। अगर मच्छर नहीं है तो डेंगू बिल्कुल नहीं है। जी, जैसे अक्सर लोग देखा जाता है जो हमारे बागवानी पसंद लोग होते हैं, वो बॉटल्स में पानी भर के और उसमें पौधे लगाते हैं, तो वो पानी को भी यहाँ पर 7 दिन के अंदर हमें बदलने की जरूरत है। तो देखिए, जितने भी लोग हमारे बागवानी से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अहम जानकारी है कि आप पानी को 7 दिन के अंदर लगातार बदलते रहें, क्योंकि उसमें भी ये एडिस मच्छर पनप सकता है, समस्या का एक कारण बन सकता है। बिल्कुल ऐसी ही जागरूकता आप तक और पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है, तो इसलिए आप जल्दी से अपना फोन उठा के इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हमने अभी बात की यहाँ पर डेंगू के मच्छर के बारे में, किस तरह से पनपता है, इसके केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, हमने इस पर चर्चा की, लेकिन इससे बचाव के लिए भी हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऐसे में आहार के बारे में मैं डॉक्टर यादव जानना चाहूंगी, इस समय हमें किस तरह का आहार खाना चाहिए जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहे? देखिए, आहार पर अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर विश्वास ने बताया था कि बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि अक्सर कहते हैं लोग कि बारिश का मौसम है तो पकौड़े हो जाएं, तला हुआ ज्यादा खाने का मन करता है, तो इसमें क्या आप हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बरसात का मौसम है, तो कोशिश करें कि आप थोड़ी डाइट अपनी नॉन ऑयली और हल्की रखें, प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैलेंस डाइट लें। इसमें साथ साथ ही पूरी कोशिश करें कि हरी सब्जी का भी एक पोर्शन हो, दाल भी हो, और यदि आप अंडा वगैरह खाते हैं वो भी खाएं, और प्लस आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको ज़रूर लें। सीजनल फ्रूट्स लेने में आपकी इम्यूनिटी भी बनती है, और बैलेंस खाना खाने से आपको सारे पौष्टिक तत्व भी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, तो संतुलित आहार यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे शरीर में जितनी भी हमें ज़रूरत है यहाँ पर पोषण की, वो हमारी सारी पूर्ति हो सके, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी बनी रह सके। बिल्कुल, इस के बारे में डॉक्टर विश्वास से भी यहाँ पर जिक्र करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, गुजरात से भूपेंद्र जी ने फ़ोन किया है, आइए जान लेते हैं पहले उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि ये पेट में है ना, थोड़ा सा भी एक भी रोटी खाते हैं ना तो पेट में गैस बहुत हो जाता है, और गैस की कभी दवाई लेते हैं, गैस की समस्या है जी, गैस की काफी समस्या है। कुछ भी खाते हैं, जैसे कह रहे हैं कि रोटी ही खाते हैं तो भी गैस की समस्या हो जाती है, तो डॉक्टर विश्वास क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शक को?
हाँ, ये चूरन वगैरह लेता हूँ मैं जी। चूरन वगैरह लेता हूँ तो चूरन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है मैडम। चूरन लेने से ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। गैस के साथ आपको पेट में दर्द भी है क्या? दर्द लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। आप इनको जानकारी दें डॉक्टर विश्वास। देखिए, अगर आपको गैस मतलब एसिड पेप्टिक डिजीज हम इसको कहते हैं, और ज़्यादा गैस फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा जो मसाला जो है आपका मिर्च मसाला ये थोड़ा कम खाना होगा। हाँ, जिसमें आपको जो रिच फूड जो है इसको थोड़ा ध्यान दे, ये ना खाए। और इसमें आपको फिर उसमें देखना होगा कि कितना इसका सीवियरिटी है। अगर उसमें अल्सर है, जैसे एसिड पेप्टिक डिजीज हम देखते हैं कि कभी कभी दर्द के साथ एसिड ज़्यादा उसमें एसिड बनती है, तो उसमें आपको उसी हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर यादव ने यहाँ पर जिक्र किया कि आप बैलेंस्ड डाइट लीजिए, एक ही चीज़ ज़्यादा ना लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और एक और बात कि जब भी आप खाना खाएं उसके 1.5 घंटे तक आप लेटे नहीं। अगर लेटते हैं खाना वापस आता है, एसिड बनता है, गैस बनती है, जिससे काफ़ी समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस बात का भी आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और मेल यहाँ पर मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी। पटना बिहार से मेल भेजी हमें डॉक्टर साहब अनीता शर्मा जी ने। इन्होंने लिखा है कि 75 साल के मेरे पिताजी को खांसी, बेचैनी और कमजोरी और साथ ही पैर में सूजन है। इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव, आप क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए मैं चाहूंगा कि इनकी पूरी एक तरीके से जांच होनी चाहिए। फुल बॉडी चेकअप फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए कि ये जो पैरों में सूजन है किसी वजह से। अब ये नहीं बताया कि वो एक पैर में है कि दोनों पैर में है, क्या सूजन पूरे शरीर में है। तो ये सब है, तो जब ये सारी जानकारी मिल जाएगी तब उसका इलाज जी। तो अनीता जी यहाँ से यही सलाह है कि एक बार फुल बॉडी चेकअप आप करवा लीजिए। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे, उसके अनुसार ही इलाज भी संभव हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बलिया से संतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पहले आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, हमसे अपना सवाल पूछिए। जी जी, पूछिए अपना सवाल। संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी यही जानना चाहते हैं कि आजकल बुखार, सर्दी, जुकाम इतना देहात में समस्या खड़ी कर दिया है। इसकी थोड़ा टेक्निक बताइए जिससे आदमी स्वस्थ रहे, और खान पान कैसे हो। क्या बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम से हमारे परिवार में तो लगभग 3-4 आदमी हमेशा पीड़ित रहता है। जी, तो इस समय में ये समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है, और ऐसे में खान पान किस तरह से होना चाहिए हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया ही है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगी एक बार फिर दोनों ही हमारे विशेषज्ञ इस संदर्भ में आप तक जानकारी पहुंचाएं, किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं हमारे दर्शक। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विश्वास इसके बारे में? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो ये बुखार जो अभी इस टाइम में जो रेनी सीजन में बरसात के टाइम में हो रही है, तो इसमें ध्यान देना होगा कि किस टाइप का बुखार है। जैसे हमने अभी बताया कि ये मच्छर जनित बीमारी है, और जैसे स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पायरा है, रिकेट्सियल डिजीज है, बहुत सारे। तो इसमें आप ज़्यादा आपको, और इसके साथ रेस्पिरेटरी अगर सिम्टम्स हो लंग्स के, तो हमें वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही सोचना होगा। क्योंकि जैसे अभी कोरोना भी है और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो लंग्स में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया टाइप का ये तो ना हो। तो ओल्ड एज में ये भी हमें ध्यान देना है। और जैसे वायरल फीवर, जैसे H1N1, जैसे हम वायरल फीवर, जैसे आम वायरल फीवर बोलते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे उसमें भी कुछ परसेंटेज जो निमोनिया भी होने का खतरा रहता है। और दूसरी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो अभी हम बात कर रहे थे, और जूनोटिक डिजीज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे रहस्यमय बीमारी जो बुखार है, इसके बारे में हम जो 2-3 बीमारी जो हम चर्चा कर रहे थे, ये भी देखना होगा। तो बेसिकली आपको अगर आपको जल्दी से आपको कुछ बीमारी है, अगर ये आपको ठीक से लेट ना करे, बेसिकली ये मैं बोलना चाहूंगा कि तो जैसे अगर कोई भी सिम्टम हमें नजर आ रहा है, बुखार भी नजर आ रहा है, तो हमें देर नहीं करनी है, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास यहाँ पर जाना है, हमें समय नहीं गंवाना है। डॉक्टर यादव, इस पर आपकी भी हम राय लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि जब आपको अगर बुखार आ रहा है, लंबा बुखार है,
तो आप उसका उचित तरीके से उसका इलाज करें। और यदि आपको लगता है शायद खरांच है, खांसी है, सांस फूल रही है, तो फिर ये तो हो सकता है कि ये एक उसी बीमारी का एक ये बड़ा रूप हो। तो जरूरी है कि आप उचित समय पर बिना देर करे अपनी जांच कराएं और आप बिना देर करे जांच करवाएं और साथ ही साथ अपने खान पान का भी यहाँ पर ध्यान रखें, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ दोनों ही बता चुके हैं आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से वीरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम ये अभी बात जी, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, ये गर्दन में दर्द है मुझे, यहाँ पे ना गर्दन में पूरा दर्द है, ये एकदम अकड़ गया और फिर कान में दर्द हो गया उसकी वजह से। गर्दन में दर्द है और अकड़न हो रही है, जिसके चलते कान में भी यहाँ पर कान और ये पूरा ये अकड़ चुका है, गर्दन से लेके पूरा कान तक। कितने समय से है आपको ये समस्या? ये 2 दिन से ही है। 2 दिन से ऐसी समस्या हो रही है, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर विश्वास से? क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे या बताना ही चाहेंगे? देखिए 2 दिन से है तो हो सकता है कि आपको रात के टाइम में एक तो पोजिशनल होता है, सोने का टाइम कुछ भी है, अगर ठीक से ना सो पाए तो वो हो सकती है। और दूसरी चीज है कि हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतनी कॉमन है, तो वो भी एक बीमारी है। हो सकता है कि 2 दिन में अभी शुरुआत है, उसके बाद तो वो आपको सही तरीके से आगे देखना होगा कि है क्या इसमें। जी, तो क्या ये ऊंचा तकिया लगाने की वजह से भी हो जाती है? क्योंकि हमारी अगर पोजीशनिंग ठीक नहीं है तो उस वजह से भी यहाँ पे और कान की तरफ दर्द हो जाता है। हाँ जी, तो ज्यादा ऊंचा तकिया तो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पोजीशन फिर वो गड़बड़ा जाता है। तो प्रॉपर पोजीशन में जैसे थिन पिलो यूज करना चाहिए। अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो जो एंगल है तो वो भी आपका ठीक नहीं है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। जी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना पोजीशनिंग चेंज करके देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर राहत जरूर मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर यादव से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर यादव, इस मौसम में खास तौर पर आप हमारे बुजुर्गों को और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत जरूरी है कि वो इस समय अपना ध्यान रखें। देखिए, नवजात शिशुओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनके माँ बाप उनको ढक के रखें और उनको हर खास तौर से जो ये अभी जो एपिडेमिक आया है, बुखार का आया है, तो पूरी कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हुआ है उस बच्चे के पास ना जाए जी, क्योंकि और स्पेशली वायरल फीवर वाले जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ना जाएं। और बुजुर्गों के लिए मैं कहूँगा कि वो अपना खान पान सही रखें और यदि उनको कोई बीमारी होती है तो जितनी जल्दी हो सके वो उसकी जांच कराएं, उसका इलाज करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बुजुर्गों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, तो देखिए क्या सलाह है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इस वक्त एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं अलवर से, हीरा जी, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो हेलो, हीरा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, लगता है ये इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं। अब तो देखिए, अब कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पर राय जो है डॉक्टर विश्वास से भी ले ही लेती हूँ। बहुत कम शब्दों में आप हमारे दर्शकों को सलाह दे दें, इस मौसम में कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, इस मौसम में अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे जो मच्छर जनित बीमारी, तो मच्छर से बचे और मच्छर से बचने के लिए हमने जैसे तरीके बताए वो अपनाएं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने और भी रहस्यमय जो बुखार है जो हमने अभी बात करी है, टिक से और फ्ली से, ये इसके थ्रू से जो बीमारी फैल रही है, जो लेप्टोस्पायरा और आपके स्क्रब टाइफस और कोई कीड़े जो छोटे मोटे जो टिक्स है, ये बाइट ना करे, क्योंकि ये छोटे छोटे झाड़ियों में ये पाया जाता है। और खास करके जो किसान भाई है जब वो खेती में काम करते हैं, जो लेप्टोस्पायरा एक जो बीमारी है अभी बैक्टीरिया जो जिसे हम अभी बात कर रहे थे लेप्टोस्पायरोसिस, वो उसमें ध्यान रखे कि वो प्रोटेक्शन ले, क्योंकि जब भी पानी में काम करे
और ड्रेनेज कहीं पे भी कुछ भी कंटामिनेट हो कहीं के, तो वो ध्यान रखे खास करके कि उस बीमारी से बचे। बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत है ताकि इस मौसम में आप बिल्कुल सेहतमंद रह सकें, और अगर किसी तरह की कोई संक्रमण आपको हो भी गया है तो समय रहते उसका इलाज करवा सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई है उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे, और इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। आपने समय निकाला, इतनी अहम जानकारियां हमारे किसानों, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम आपके आभारी हैं कि पिछले सप्ताह भी बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि कटिहार बिहार से सुमन राय जी ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अब क्या कर सकती हैं वो। छत्तीसगढ़ से रमेश पोखरियाल जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम ही नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। लगातार आप हमें लिखते रहें, इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।